एनडीए सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। अरुण शौरी ने हाल ही में सरकार द्वारा डीजल के दामों में जो वृद्धि की गई उसका समर्थन किया है। अरुण शौरी जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सवाल ये बनता है कि डीजल के बढ़े हुए दामों को आप कैसे सही ठहरा रहे हैं? पहली तो चीज़ ये है कि ये जो सब्सिडी बिल है बिल्कुल अनवायबल है। अगर आप बजट देखें तो उसमें 43,580 करोड़ का पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए प्रोविजन है और किस दर पर चल रही है? 1,70,000 करोड़ पर। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि अगर मैं ये कदम ना उठाता तो 1,70,000 नहीं, वो 2 लाख करोड़ होती। तो क्या ये डेफिसिट सस्टेनेबल है? ये सब्सिडी बिल सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम 75%, 80% जो अपना तेल है वो बाहर से लाते हैं। तो अगर हम इसकी कंजम्पशन को सब्सिडाइज करते हैं तो हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस सब्सिडाइज कर रहे हैं, अपनी वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज करना सब्सिडाइज कर रहे हैं। ये कहाँ की चतुराई है? और तीसरा कारण ये है कि जब तक ऑयल को आप सब्सिडाइज करते रहिएगा तब तक जो ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे बायोमास है, विंड पावर है, सोलर पावर है, वो अनइकोनॉमिक रहेंगी, कोई उसमें जाएगा नहीं। और चौथी चीज़ है, ऑयल पर सारी ये चीज़ आधार उस पर बेस करना, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, और 30-40 साल में ऑयल तो दुनिया में ही नहीं होगा, तो हम उसको सब्सिडाइज करते रहें। एक सारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए ऐसे फॉसिल फ्यूल पर। तो इन कारणों के लिए मैं चाहता हूं, हमेशा मेरी राय रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस स्केर्सिटी वैल्यू पर होनी चाहिए। और अगर आप चाहें किसी को कि भाई इसको केरोसिन चाहिए, ये बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि बीपीएल फैमिली है, तो उसको डायरेक्ट सब्सिडी आप वो केरोसिन खरीदने के लिए दीजिए, डीजल खरीदने के लिए उस फार्मर को दीजिए, और बैंक ट्रांसफर से दीजिए कि लीकेज भी ना हो। ठीक है, तो आप ये तमाम कारण गिरा रहे हैं जिसकी वजह से आप मानते हैं कि जो हालिया मूल वृद्धि हुई है डीजल में वो सही है। लेकिन अरुण शौरी जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अब फैसले लेने लग गए हैं? एक फैसला लिया है, उसी पर इतना लोग सब चिल्ला रहे हैं, तो अब देखिए आगे फैसला लेंगे तो बहुत अच्छा है। और उस पर देखने की बात ये होगी कि एक एक फैसले को हम इंडिविजुअली एग्जामिन करें और उसके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं उस पर फोकस करें। मीडिया से भी मेरी यही गुजारिश है। जो बाकी फैसले हैं उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है पहले प्रधानमंत्री जी को फैसले लेने से कौन रोक रहा था? मेरी राय में कोई रोक नहीं सकता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फैसले लेने से। ये तो पहले कहते रहना कि लेफ्ट रोक रही थी, फिर कि जी ममता बनर्जी रोक रही थी, फिर कि भी प्रणब मुखर्जी नहीं करने दे रहे थे एज फाइनेंस मिनिस्टर। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैंने अटल जी के लिए काम किया। अटल जी जब किसी चीज़ को रोकना चाहते थे सिर्फ अपना ये आईब्राउज रेस करते थे और वो चीज़ नहीं हो सकती थी, और कभी वो बस इतना सर ऐसे नॉड करते थे और वही चीज़ होती थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वो शक्ति है। तो डॉक्टर साहब खुद नहीं ले रहे थे डिसीजन, इसीलिए डिसीजंस नहीं दिए जा रहे। कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहे कि भी कोल में ऑक्शनिंग होनी चाहिए और उनका अपना ऑफिस ही उस फाइल को घुमाता रहे 2-3 साल? कैसे हो सकता है कि सारे बाजार में पता है कि इसमें टेलीकॉम में लूट चल रही है और बस एक गुल को ही नहीं पता, सारे चमन में पत्ते पत्ते को पता है? आप ना देखना चाहें तो वो एक चीज़ है। अरुण जी, इसके साथ ही क्योंकि आपने कहा कि सभी फैसलों को इंडिविजुअली देखना होगा, रिटेल में एफडीआई को लेकर आपका क्या मत है? क्या लगता है आपको इससे क्या फायदा होगा? जैसे मेरे दोस्त श्रीनिवासन जैन ने लिखा है कि इट इज़ ए थंडरिंग नॉन इशू। इससे ना फायदा होने वाला है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जो ये 4-5 कंपनीज आएंगी वो ना तो हमारे छोटे रिटेल जो अपने किराना स्टोर्स वगैरह उनको रिप्लेस कर सकती हैं और ना ही उनके लिए कुछ बहुत बड़ी कोल्ड चेन वेन वो बनाएंगी। आपको इसका एक ट्रेलर मिला है पिछले कुछ सालों में, जबकि हमारी अपनी कंपनी जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, रिलायंस जैसी, आईटीसी जैसी, आदित्य बिरला ग्रुप, फ्यूचर्स ग्रुप, भारती, ये बड़ी प्रोग्रेसिव कंपनीज हैं। इन्होंने रिटेल में एंट्री की है। आज हर एक इस बड़ी कंपनी की रिटेल ऑपरेशन डिफिकल्टीज में है और छोटे छोटे जो हमारे ठेले पर वेजिटेबल बेचते हैं वो कायम है।
तो ये बड़ी वॉलमार्ट शॉलमार्ट हर कंट्री में वो फेल करनी है, यहाँ क्या इतना तूफान मचा देंगी, मुझे नहीं लगता। अरुण जी, बात करते हैं हम लोग हमें एनडीए कुछ के तो अपने में शासनकाल की। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब जी अरुण जी, बात करते हैं एनडीए के शासनकाल की, क्योंकि एनडीए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए के शासनकाल में अरुण जी, आप ही के मंत्रालय ने एक नोट बनाया था जिसमें कि रिटेल में 100% एफडीआई की वकालत की गई थी, तो आज एनडीए इसका विरोध क्यों कर रहा है? कॉमर्स में थोड़ी देर के लिए जब मारन साहब बीमार हो गए थे तब मुझे वो दिया गया था, मगर वो आप एनडीए से पूछें प्लीज, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? लेकिन अरुण जी, क्योंकि उस वक्त एनडीए में आप भी मैं ना ज्यादा पक्ष में हूँ। जी बिल्कुल, आपने अपनी व्यक्तिगत राय दी कि ना ज्यादा नुकसान होगा इसका, ना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन एनडीए में उस वक्त आप मंत्री थे, तो एक सवाल ये जो जरूर है वो बनता ये है कि उस वक्त क्या सोच चली होगी एनडीए के भीतर जो 100% एफडीआई लाने की रिटेल में बात कही गई? एक कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्जी, उन्होंने मेरे आगे प्रेजेंटेशन की थी, क्योंकि उस समय मैं प्लानिंग मिनिस्टर भी था। 1 kg रिटेल आनी चाहिए, उससे इंडिया की 1.5% ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। मैंने उनको साफ उनके मुंह पर कहा था कि भाई ये तो स्कूल बॉयश प्रेजेंटेशन है, वो पावर पॉइंट टाइप प्रेजेंटेशन। फिर 2-3 दिन बाद मैंने सुना कि वो मिस्टर केसी पंत के यहाँ, जो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, वहाँ भी वही प्रेजेंटेशन की गई। फिर मुझे बुलाया गया कि साहब प्रधानमंत्री के आगे भी वही प्रेजेंटेशन की जा रही है, और हर एक जगह मैंने यही कहा था कि भाई ये एक स्कूल बॉयज सी प्रेजेंटेशन है। देखिए, इन चीजों का कोई ग्रोथ पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ग्रोथ पर हमारी अपने जो हम चीजें करेंगे उससे इफेक्ट होगा। तो अरुण जी, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो एफडीआई की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा ज्यादा फायदा इससे नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखें जिस तरह की गतिविधि एफडीआई को लेकर और देशों में भी चली है और अपने देश की भी अगर हम बात करें, नुकसान इससे क्या हो सकता है? नुकसान भी ज्यादा नहीं हो सकता मेरी राय में, क्योंकि ये हमारे रिटेल ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ज्यादा। और मैं जब चाहूँ तो एफडीआई जो मैं चाहता हूँ वो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में, उसका मैं एडवोकेट हूँ। अब ड्रोन बनाना है, अब ड्रोन जल्दी से बने, उसके लिए अगर कोई हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है, हमें उसका डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। तो मैं ऐसी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में एफडीआई का एडवोकेट हूँ। ये रिटेल वीटेल, दीज आर नॉन इश्यूज। लेकिन अरुण जी, आपकी नजर में सरकार को और कौन से आर्थिक सुधार के कदम उठाने चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की एक्सपेडिशियस इम्प्लीमेंटेशन सबसे अहम चीज ये है। और दूसरा, डिफेंस प्रोडक्शन में आपने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हमारी 12% से गिरकर अब 2% ग्रोथ पर आ गई है, और पिछले 2-3 क्वार्टर में तो माइनस हो गई थी। तो उसको बूस्ट करने का एकदम एक तरीका है कि जो हर एक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस प्रोडक्शन में लाऊंगा, उस पर अमल किया जाए। तीसरा, ये जो आर्बिट्रेरीनेस गवर्नमेंट पॉलिसी में आ गई थी, इसको रिवर्स करें। इससे इन्वेस्टमेंट खराब हुई थी, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। आज मैं पॉस्को को बंद कर रहा हूं, आज मैं लवासा को बंद कर रहा हूं, आज मैंने वेदांता को बंद कर दिया। ये जो मी टार्जन वाले लोग आ गए थे, इनको ठीक करना चाहिए। बीजेपी से हटकर आपने अलग दिशा क्यों ली, ऐसा क्या हुआ था? जब से अटल जी ने विड्रॉ किया है पॉलिटिक्स से, तब से मेरे भी अपने मुझे किताबें लिखनी, मैं भी लिखता हूँ। इसीलिए मैं बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कहता, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे बारे में कुछ नहीं कहते। मगर आप मीडिया वाले हमेशा देखिए 1 लाइन न्यूज़ ढूंढना चाहते हैं कि भाई बीजेपी के अगेंस्ट अरुण शौरी ने ये कहा, अरुण शौरी के अगेंस्ट बीजेपी ने ये कहा।